नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान इराक वॉर के बारे में, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। दोस्तों, ये युद्ध शुरू हुआ था 22 सितंबर 1980 के दिन, जब इराकी फोर्सेज ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था और 20 अगस्त 1988 के दिन ये युद्ध समाप्त हुआ। 8 साल के एक लंबे अंतराल तक चलने के बावजूद भी इस युद्ध का कोई क्लियर परिणाम नहीं हुआ। न तो इसमें इराक जीता और न ही ईरान जीत पाया। ना तो इराक अपने मंसूबों में सक्सेसफुल हो पाया, जिन मंसूबों के लिए उसने ईरान के ऊपर अटैक किया था, और ना ही ईरान के जो मंसूबे थे इराक में स्टैब्लिश करने के, वो उनमें सक्सेसफुल हो पाया। इस युद्ध में जो पार्टिसिपेट करने वाले नेता थे, दोनों देशों के जो लीडर थे, एक तरफ थे सद्दाम हुसैन, जो कि इराक के राष्ट्रपति और उनके डिक्टेटर थे, और दूसरी तरफ थे नए नए बने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी, जो कि ईरान की क्रांति के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे, जब ईरान में थियोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो ये दोनों देशों के बीच लड़ा गया पहला युद्ध था, और इस युद्ध के चाहे कोई परिणाम ना निकला हो, ना ईरान जीता हो चाहे ना इराक जीता हो, लेकिन इसके जो जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वर्ल्ड हिस्ट्री में और मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हम समझेंगे, इस युद्ध के कारणों को समझेंगे, दोनों नेताओं की छवि को समझेंगे, और इस आज के समय इन दोनों देशों के बीच किस तरीके के रिलेशन है, इसके ऊपर भी हम एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप सक्सेस प्लस अकेडमी के साथ नए हैं तो आप इसके सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ सकते हैं। सक्सेस प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ेंगे तो आपको इन वीडियोस की पीडीएफ और इनसे रिलेटेड जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जियोग्राफी से। मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी को समझते हैं, स्पेशली ईरान और इराक की ज्योग्राफी को समझते हैं। देखिए, ये देश है ईरान, इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? पर्शिया। इसकी राजधानी है तेहरान, और इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है इराक इस साइड से, जो इसका जो नॉर्थ और ईस्ट वाला जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो बॉर्डर है वो इराक के साथ शेयर करता है और टर्की के साथ शेयर करता है। यहां पे है इराक, इराक की राजधानी है बगदाद, और बगदाद जो है इस राजधानी के साथ इराक जो है वो लगभग एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके साथ आप देखेंगे सीरिया बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन शेयर करता है, सऊदी अरब एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, कुवैत शेयर करता है, लेकिन पर्शियन गल्फ में इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वही आता है। तो ये बहुत ज्यादा हद तक दूसरे देशों पर डिपेंड है। यहां दोनों ही देशों में ऑयल के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, तो दोनों देशों की जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादातर ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर है। ईरान के पास तो बहुत बड़ा समुद्र का एक्सेस है, गल्फ ऑफ ओमान है इसके पास, स्ट्रेट ऑफ हरमुज का कंट्रोल इसके पास है, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, कैस्पियन सी का इसके पास एक्सेस है। तो ईरान के पास इस चीज की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज है इसका, कि इसके पास समुद्र का एक्सेस है, लेकिन इराक के पास नहीं है, और ये एक युद्ध का कारण भी बनेगा। स्पेशली इस युद्ध का कारण तो बने ना बने, लेकिन एक युद्ध बाद में हुआ था जो ईरान ने कुवैत के ऊपर किया था, उसकी वजह से जो युद्ध हुआ, फिर यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया। वो युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं इस वजह से है कि इनके पास समुद्र की एक्सेस नहीं है। इस मैप को और बड़ा करके हम देखें तो यहाँ पे आपको ईरान इराक दिखेगा, जहां पे आपको ये टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट रिवर भी दिखेंगी, जहां पे प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों नदियां जुड़ती हैं, इस पॉइंट को भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो इन देशों की बात करते हैं। उसके बाद इराक के मैप को अगर आप जूम इन करके देखोगे तो आपको और ज्यादा ढंग से दिखेगा कि इनके पास समुद्र की एक्सेस नहीं है, और बशरा शहर जो है वो इनका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बगदाद इनकी राजधानी है, वैसे ही बशरा शहर जो इनकी फाइनेंशियल राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है। और इस देश के साथ यहाँ पे ये वाली दिक्कत है कि इनकी ये जो शहर हैं, ये टिग्रिस रिवर देखिए यहाँ पे यूफ्रेट रिवर से मिलती है, और यूफ्रेट रिवर से जहां मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, आगे आपको दिखेगा यहाँ पे और क्लियरली। ये मैप्स भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये शत अल अरब जो रिवर है ये बन जाती है। तो ये जो शत अल अरब रिवर है, यही एक तरीके से इन दोनों देशों के बीच का एक बॉर्डर है। ठीक है, अब इन दोनों देशों के बीच में युद्ध क्यों हुआ, और इन दोनों नेताओं के बीच की दिक्कतें क्या थी, दोनों की फिलोसॉफी क्या थी, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हमें ओटोमन अंपायर और पर्शियन अंपायर के बीच के जो युद्ध थे वहां तक हमें जाना पड़ेगा। अब ओटोमन अंपायर और पर्शियन अंपायर कौन से थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा, हालांकि बहुत कुछ पढ़ सके हैं। पर्शियन अंपायर की हिस्ट्री तो हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, ईरान के इतिहास को हम लगभग कवर कर चुके हैं, मॉडर्न ईरान तक का पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम ओटोमन अंपायर पे भी आएंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था ओटोमन अंपायर। ये 1453 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल इसकी राजधानी थी। जब बेजेंटाइन अंपायर समाप्त हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इस अंपायर का राइज हुआ, और ये अंपायर माना जाता है दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था।
तो इसके साथ यहाँ पे पर्शियन गल्फ भी लगता है, रेड सी भी लगता है, मेडिटेरियन भी लगता है, कैस्पियन सी भी लगता है, ब्लैक सी भी लगता है। तो इतना बड़ा साम्राज्य था और यहाँ पे जो रूल करने वाला जो राजा था उसका नाम था कैलिफेट। वो इस्लाम धर्म के अंदर रिलीजियस हेड भी हुआ करता था। तो ये इनकी एक बहुत महत्वता थी। लेकिन ये जो ओटोमन अंपायर था ये मेनली था सुन्नी अंपायर, सुन्नी रिलीजन का इसके ऊपर रूल हुआ करता था। और उस समय पर्शियन अंपायर में जो पर्शियन अंपायर हुआ करते थे, जिसमें पर्शियन रूल करते थे, जो जोरोस्ट्रियनिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, उन फारसियों का तो अंत हो चुका था और अब इस क्षेत्र में जो है सफाविद अंपायर आ चुका था। सफाविद अंपायर ये जो पर्शिया में आ चुका था, सफाविद अंपायर भी एक मुस्लिम अंपायर था, लेकिन वो शिया मुस्लिम का अंपायर था। तो इन दोनों देशों के बीच में, इन दोनों साम्राज्यों के बीच में, ओटोमन अंपायर और पर्शिया के बीच में लड़ाइयां चलती रहती थी। इस क्षेत्र में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए दोनों के बीच में लड़ाइयां चलती रहती थी। ओटोमन अंपायर नो डाउट बहुत ही पावरफुल अंपायर था। तो इस अंपायर के साथ जो पर्शियन अंपायर और ओटोमन अंपायर के बीच में जो लड़ाइयां हुई, उसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी 1639 में, 1639 में। इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ जुहाब। ये ट्रीटी ऑफ जुहाब जो है ये एक ऐसी ट्रीटी थी जो दोनों देशों के बीच में बॉर्डर को थोड़ा सा क्लियर करती थी। और ये बॉर्डर कौन सा बताता था? ये शत अल अरब जो रिवर है इसी को बॉर्डर मान लिया गया था। अब ये शत अल अरब रिवर जो है, मैं इसको और अच्छे से आपको दिखा देता हूं। ओटोमन और पर्शियंस के बीच में क्या डिक्लेयर हुआ कि इस शत अल अरब रिवर को हम मानेंगे अपना बॉर्डर। यहां से जो इराक के क्षेत्र वाला जो ऑयल है वो इस रिवर के किनारे से होता हुआ यहां से आ जाएगा। यहां से ये जो ओटोमन अंपायर हुआ करता था वो भी अपना व्यापार कर लेगा और दूसरी तरफ से ईरानियन जो पर्शियन हुआ करते थे वो भी अपना रूल कर लेंगे, अंपायर को चला लेंगे, अपने तेल की व्यापार को इस क्षेत्र से कर लेंगे। तो दोनों के बीच में समझौता हुआ था और इस समझौते में उस समय ओटोमन अंपायर ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि ये देखिए इन दोनों देशों के बीच में उज्बेक डायनेस्टी भी आपको ग्रीन कलर में दिखेगी, शाह इस्माइल सफाविद का अंपायर आपको येलो कलर में दिखेगा, उसके अलावा ओटोमन अंपायर जो है वो आपको इस पर्पल वायलेट कलर में दिखेगा। तो ये जो अंपायर है इनके बीच में आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। इधर देखिए इनके बीच में चल रही है, इधर इनके बीच में चल रही हैं। तो ये लड़ाइयां उस दौर में चलती आ रही थी। तो ये ट्रीटी हुई, ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रीटी कहीं ना कहीं हमारे युद्ध का अधिकार वो बनेगी, बैकग्राउंड बनेगी, तो उससे समझना है। अगर हम मैप को भारत से ही देखना शुरू करें तो यहाँ पे पर्शियन अंपायर, यहाँ पे ओटोमन अंपायर, इस तरीके से हुआ करते थे। चलिए अब देखते हैं अब ओटोमन अंपायर का अंत कैसे हुआ वो भी आपको मैंने वर्ल्ड वॉर 1 में बताया था। ओटोमन अंपायर जो है वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन, यूएस, रशिया इनके खिलाफ लड़ा था, फ्रांस के खिलाफ लड़ा था। इसकी वजह से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, तो उससे पहले ऐसा हुआ करता था ओटोमन अंपायर। लेकिन ओटोमन अंपायर तोड़ दिया गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, और उसके बाद इन छोटे छोटे देशों में इसको बांट लिया गया है। यहाँ अर्मेनिया हो गया, यहाँ टर्की हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, पर्शिया है जो ये ईरान बन गया। तो ये जो है यहाँ पे इन जो विजेता थे ब्रिटिश, फ्रांस, इन देशों ने अपने आप में इनको बांट लिया। ब्रिटेन यहाँ पे रूल करता था इराक में, सीरिया में यहाँ पे फ्रांस रूल करता था, इस क्षेत्र में फ्रांस रूल करता था। तो ये जो बॉर्डर बनाए गए ये ऐसे बॉर्डर थे, आर्टिफिशियल बॉर्डर थे, और इनको बनाने वाले कौन थे? ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि अपने आप में इंपीरियल पावर थे। इनको यहाँ पे लोगों को लेकर कोई लेना देना नहीं था। इनको मतलब था तेल से, कि किसको कितना रिजर्व मिलता है, तेल का बंटवारा हो जाए। इनको ये मतलब नहीं है कि कौन सी एथनिसिटी के लोग कहाँ रह रहे हैं, कौन से लोगों के बीच में क्या डिस्प्यूट है, कौन से लोगों को कहाँ रहना है, कौन सी बाउंड्री कहाँ आनी चाहिए, कोई लेना देना नहीं था। जब ऐसी चीज होती है, इस तरीके के बॉर्डर बनते हैं जियोग्राफी से नहीं बन के, और अगर मैन मेड बॉर्डर जब भी बनते हैं तो उससे कोई ना कोई कलेश तो आने वाले समय में होता ही है, और वो ये यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे बहुत बार होता रहा है। यहाँ पे कुर्गिस लोगों के बीच में, शिया सुन्नी के बीच में लड़ाइयाँ होती रही हैं। अब बात करते हैं हमारे ईरान इराक वॉर के ऊपर, और इसका बैकग्राउंड अब 1970 के दशक में आ जाते हैं। 1970 के दशक में एक बार का समय है 1969 का, जब ईरान के उस समय के शाह मोहम्मद रेजा शाह पल्लवी, इनके बारे में मैंने पहले पढ़ाया है आपको ईरान के रिवॉल्यूशन में। जब ईरान की डायनेस्टी रूल का जब अंत हुआ था तो अंतिम शाह थे ये, अंतिम राजा थे ये ईरान के। तो इन्होंने क्या किया था, वो शाह अल अरब की जो ट्रीटी थी उसको तोड़ दिया 1937 में। इस ट्रीटी को तोड़ दिया, और तोड़ जो 1937 में इसको तोड़ दिया, अप्रैल 1939 यहाँ पे लिखा हुआ, जो पहले ट्रीटी हुई थी इसको तोड़ दिया। 1937 में हुई थी एक ट्रीटी, उसको तोड़ के और इस वाटरवे को यूज कर लिया। किसी भी तरीके का इराक को इन्होंने टोल नहीं दिया। इराक को टोल देना था कुछ क्षेत्र में, आगे आने वाले क्षेत्र में ईरान को देना था।
जब रेजा पहलवी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने ही क्षेत्र से निकले हैं, ये हमारे को क्षेत्र हमें ही बिलोंग करता है और मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता। ईरान के लिए ये जो ट्रीटी हुई है 1937 की, ये अनफेयर है। शत अल अरब की जो रिवर की जो ट्रीटी है, ऐसे तो ओटोमन अंपायर के टाइम पे भी हो गई थी, लेकिन 1937 में जो है एक बार ट्रीटी फिर से हुई थी, उसको फिर से रेटिफाई किया गया था, तो इस ट्रीटी को मानने से मना कर दिया। ये चीज हो गई। अब उसके बाद क्या था, हालांकि इनके पिता ने ही उस ट्रीटी को रेटिफाई किया था, रेजा शाह ने किया था, इनका नाम है मोहम्मद रेजा शाह। उसके बाद इराक ने इनको थ्रेट किया। इराक ने कहा कि ईरान के हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, वरना आप इस ट्रीटी को मानिए, अगर आपने ट्रीटी नहीं मानी तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो उसके बाद क्या होता है, ईरानियन टैंकर्स जो हैं वो फिर से अपनी वॉरशिप को लेके, इनकी नेवी स्ट्रांग हुआ करती थी ईरान की, और जो इराक है उसकी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी उस समय पे। तो इराक की उस समय इतनी ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री नहीं थी। सद्दाम हुसैन पावर में आते हैं 1968 में, उनकी बात हम आगे करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स करने शुरू किए हैं, मिलिट्री के ऊपर बहुत खर्चा करना शुरू किया है। उसके बाद इराक की मिलिट्री जो है वो ताकतवर हुई है। अब उसके बाद 1975 में एक अल्जीरियन एग्रीमेंट्स हुए कि इस मामले को निपटाया जाए, कहीं वॉर ना हो जाए। तो 1975 में एक अल्जीरियन एग्रीमेंट हुआ, और ये अल्जीरियन एग्रीमेंट जब हुआ तो ये अल अरब वाटरवे जो है, शत अल अरब वाटरवे जो है, इसको इराक ने देने के लिए हाँ कर दी कि हम ईरान को ही दे देंगे ये वाटरवे, हम दोनों इसमें व्यापार कर लेंगे, हमें टोल वोल मत देना, कोई बात नहीं, हमें रिलेशन ठीक करने हैं, रिलेशंस को ठीक करना है। अब वापस से ये यहाँ पे जो है ट्रीटी नई साइन हो गई 1975 में, अल्जीरियन एग्रीमेंट हो गया। इस क्षेत्र को, इस नदी को दोनों इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि इस नदी की ज्यादा आवश्यकता इराक को है, क्योंकि उनका बशरा शहर जो है वो इसी के किनारे बसा हुआ है, इनकी फाइनेंशियल कैपिटल, और उनका जो व्यापार है इस नदी के किनारे होता है। और क्योंकि आप जानते हैं इराक समुद्र के साथ बड़ा बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो उनका नदियों के ऊपर, इस नदी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो इन्होंने इसको मान लिया कि ठीक है। हालांकि ये ट्रीटी जो थी वो इराकियों के हिसाब से अनफेयर थी, उनके लिए ह्यूमिलिएटिंग थी, लेकिन फिर भी इराक ने ये ट्रीटी मान ली। इसके बदले में ईरान ने क्या किया कि इराक के अंदर जो कुर्दिश माइनॉरिटी थी, जिनका प्रोसिक्यूशन भी होता था इराक के अंदर, उनको वो सपोर्ट करते थे, वो सपोर्ट देना बंद कर दिया। कुर्दिश लोगों को हथियार वगैरह सप्लाई करना बंद कर दिया, ताकि वो इराक के खिलाफ किसी तरीके का हॉस्टाइल नेचर ना दिखाएं, ये चीजें करी। अब इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जब रिलीजन का मैप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कुर्दिश का जो मैटर है वो भी समझ में आएगा। अब अगली टेंशन इनके बीच में कब होती है, ईरान की क्रांति के दौरान। ईरान की क्रांति के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ईरान की क्रांति क्या थी। देखिए, ईरान देश जो है पहले एक मोनार्की के हिसाब से चलता था। यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया। लास्ट डायनेस्टी जो थी वो पहलवी डायनेस्टी थी, उसमें शाह मोहम्मद रेजा शाह जो थे वो वहां पे रूल किया करते थे। तो वहां पे लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। शाह जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन के पपेट की तरह काम कर रहे थे, लोगों की हालत खराब हो रही थी। शाह जो है यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, देश को वेस्टर्नाइज कर रहे थे, मॉडर्नाइज कर रहे थे, तो लोगों को बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आई। तो ये ईरानियन जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इस्लामी रिवॉल्यूशन हुआ था, ये शुरुआत में तो डेमोक्रेसी के लिए हुआ था, लेकिन बाद में ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशन कैसे हुआ कि लोग है ना ये सोचने लग गए, अयातुल्ला खुमैनी जो हैं, इन्होंने कहा कि देखिए ये जो शाह कर रहा है ये गलत है, ये धर्म के खिलाफ है, हमारे शिया धर्म के कल्चर को ये खराब कर रहा है। हमें अपने धर्म को बचाने के लिए एक ऐसी सरकार का गठन करने की जरूरत है जो कि धर्म के आधार पर चले, जो कि थियोक्रेसी हो, उसके एक सुप्रीम लीडर बनाया जाए। उसका सुप्रीम लीडर क्या करेगा, भगवान की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से यहाँ पे हुकूमत करेगा, और ईश्वर की ही यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन होगा, सरकार उसी की होगी। तो इसको थियोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। यहाँ पे सिया मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है ईरान में, तो सिया मुस्लिम्स ने यहाँ पे अपना क्या कर लिया, इस क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन लाए, शाह को तख्ता पलट कर दिया, और खुमैनी, अयातुल्ला खुमैनी जो है वो यहाँ के सुप्रीम लीडर बन गई। ठीक है, अब सिया सुन्नी की बात जो है वो यहाँ पे क्यों आ जाती है, उसको हम समझने की शुरुआत करते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं आपको मैप में ही बताऊंगा, और ये चीज़ें आप यहाँ से नोट्स के तौर पर देखना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, पूरी दुनिया का अगर मैप देखें आप, तो मुस्लिम धर्म में दो सेक्ट हैं, मेनली दो सेक्ट हैं, सुन्नी और सिया मुस्लिम्स। तो यहाँ पे आपको
सुन्नी मुस्लिम जो है, दुनिया की 90% जो मुस्लिम आबादी है वो सुन्नी मुस्लिम्स को फॉलो करती है, और 10% के लगभग आबादी जो है वो शिया मुस्लिम्स की है। ये 10% से ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी जो रहती है वो रहती है ईरान, इराक और यमन में, मेनली इन देशों में रहती है। ईरान जो है वो मेजरली एक शिया मुस्लिम कंट्री है। ईरान में भी, ईरान तो है ही यहाँ पे सुन्नी शिया मुस्लिम कंट्री, और इराक भी, यहाँ पे भी 60% से ज़्यादा आबादी जो है शिया मुस्लिम्स की है। तो ये शिया मुस्लिम्स हो गए। यमन में भी यहाँ पे शिया मुस्लिम्स की आबादी है। बाकी यहाँ पे सऊदी अरब, ओमान, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, अर्जीलिया, टर्की, इन सब देशों में क्या है, सुन्नी मुस्लिम्स ज़्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में दिक्कत क्या थी। जब ईरान भी एक शिया मुस्लिम है, इराक भी एक सुन्नी शिया मुस्लिम है, दिक्कत क्या है दोनों देशों में? ईरान में एक क्रांति आ गई है, वो अपने आप को एक थियोक्रेसी की तरह चलाते हैं, एक शिया मुस्लिम के धर्म के हिसाब से अपनी कंट्री को चलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इराक है, इराक में आबादी तो शिया मुस्लिम्स की ज्यादा है, लेकिन अब इसको समझेंगे ना, आपको मैं आगे मैप में दिखाऊं। इराक की अगर आप डेमोग्राफी को देखें तो इराक की डेमोग्राफी कुछ इस तरीके की है कि यहां पे 60% शिया मुस्लिम्स हैं, 35% सुन्नी मुस्लिम्स हैं, 5% यहाँ पे कुर्दिश और दूसरी कम्युनिटीज हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, यहाँ पे थोड़े आपको यजीदी भी दिखेंगे। उनके धर्मों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। तो इन लोगों की आबादी इतनी है। अब इस पॉपुलेशन में भी आपको दिखेंगे 17% कुर्दिश एथनिसिटी के लोग, 3% अलग, और ज़्यादातर 80% आबादी जो है वो अरब है। अरब लोगों में शिया भी होते हैं, सुन्नी भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। ये तो इनके हिसाब से है, एथनिसिटी के हिसाब से, ये धर्म के हिसाब से है। तो ये जो इराक का जो मामला है, ये क्या दिक्कत आई कि जब ये ईरान में क्रांति हुई, ईरान में क्रांति होने के बाद अयातुल्ला खुमैनी जो है वो यहाँ के सुप्रीम लीडर बनते हैं, और दूसरी तरफ इराक में राष्ट्रपति बनते हैं सद्दाम हुसैन 1968 में। अब सद्दाम हुसैन जो है वो एक सुन्नी मुस्लिम थे। इराक एक शिया पॉपुलस कंट्री है, ज़्यादा वहाँ पे शिया मुस्लिम्स हैं, और शिया सुन्नी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हैं। सद्दाम हुसैन के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे और जितने भी इनकी पार्लियामेंट के जो बड़े मेंबर थे वो सब सुन्नी थे। तो बेसिकली क्या हुआ, इराक में शिया मुस्लिम मेजोरिटी होने के बावजूद भी रूल कौन कर रहे थे, सुन्नी कर रहे थे। तो अयातुल्ला खुमैनी ने रिसेंटली यहाँ पे ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन किया था, तो ये चाहते थे कि सद्दाम हुसैन का भी तख्ता पलट हो जाए और इराक के अंदर भी इसी तरीके का रिवॉल्यूशन आ जाए। इराक में भी इस तरीके का रिवॉल्यूशन आएगा तो सद्दाम हुसैन की गद्दी गई, ये बात सद्दाम हुसैन को पसंद नहीं आएगी। तो ये बातें हुई और इस बातों को हम समझते हैं। तो अयातुल्ला खुमैनी ने सीधा ही कह दिया कि भाई आप सद्दाम हुसैन की पार्टी, जो बाथ पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इसको उठा के फेंक दो, और शिया मेजोरिटी वाली कंट्री है आपकी, और यहाँ पे आपकी सरकार होनी चाहिए, आपके यहाँ पे ईरान जैसी सरकार होनी चाहिए। इसके बाद खोमेनी ने भले ही ये बात कही, लेकिन सद्दाम हुसैन ने शुरुआत में शांति बनाने रखने के लिए जो ईरान का जो रिवॉल्यूशन है उसको प्रेज किया, उसको कहा कि ठीक है, अच्छा ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ईरान इराक की फ्रेंडशिप जो है वो बनी रहनी चाहिए, और हम एक दूसरे के इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में किसी तरीके के इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन खोमेनी को ये बात मंजूर नहीं थी। खोमेनी तो चाहता था कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर क्रांति आए और ईरान में जैसा हुआ उस तरीके का पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उस तरीके की सरकारें बनी, जो कि धीरे धीरे सद्दाम हुसैन को पसंद नहीं आ रहा था। और अब सद्दाम हुसैन इस चीज से हॉस्टाइल हो चुका था, गुस्सा आ चुका था उसको कि ये क्या हो रहा है। सद्दाम हुसैन के कैरेक्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पहले उपराष्ट्रपति रहे थे, उससे पहले उसके बाद ये जब 1968 में जब राष्ट्रपति बने, उसके बाद ये डिक्टेटर ही बन गए, डिक्टेटरी या रवैया इन्होंने इस तरह से निभाया। कुर्दिश लोगों का इन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया, शिया लोगों का इन्होंने शोषण किया। आते तो थे ये टिकरिट नाम के एक शहर से, जो कि नॉर्दर्न इराक में रहता है, एक पीजेंट के बेटे थे, लेकिन बाद में इनका रवैया बदल गया। बाथ पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर गवर्नमेंट कहती थी, ये बिल्कुल सेक्युलर नहीं थी। अगर देखा जाए ग्राउंड पे तो इन्होंने जेनोसाइड भी करवाए हैं। देखिए 1988-89 में कुर्दिश जेनोसाइड करवाया है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। 1 लाख से ज्यादा कुर्दिश लोगों की इन्होंने हत्या करवाई है, नरसंहार करवाया है, क्योंकि उन कुर्दिश लोगों ने ईरान और इराक युद्ध में ईरान की कहीं ना कहीं मदद भी करी थी, ये बात है। उसके बाद शिया सुन्नी मुस्लिम थे खुद, और उसके बाद ये इराक की जो 35% आबादी है वहां से आते थे। 35% आबादी सुन्नी भी है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही शिया मुस्लिम से मेजोरिटी वाली कंट्री है। और इनकी मृत्यु कब होती है, इनको फांसी लगाई जाती है अमेरिका में। सोचिए 2003 से 2011 के बीच में इराक वॉर हुआ था, जब यूएस ने सद्दाम हुसैन के देश इराक के ऊपर अटैक कर दिया था, ये कह के
कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हालांकि इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला, लेकिन इनके ऊपर वार क्राइम्स के लिए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लेकर केस चलाए गए, जिसकी वजह से लाखों हजारों लोगों की जान चली गई। फाइनली 30 दिसंबर 2006 को इनको फांसी दी गई यूएस के द्वारा। तो ये सद्दाम हुसैन इस तरह से मरे, इस तरीके के कैरेक्टर थे। इनकी बायोग्राफी में कभी कवर करूंगा और डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। ये एथनिसिटी वाली बात हो गई। इराक का अगर आप क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पे आपको ज्यादातर दिखेंगे सिया मुस्लिम्स, सिया अरब मुस्लिम्स दिखेंगे। यहां पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी हैं, नजफ और करबाला, और ये शहर जो है इनके लिए इंपॉर्टेंट है सिया मुस्लिम्स के लिए। इधर बगदाद जो है, यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं सुन्नी मुस्लिम्स। यहाँ पे दोनों इस तरफ भी सिया और सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स थोड़े ज्यादा रहते हैं। इस तरफ रहते हैं कुर्दिश लोग, और इनको इसके क्षेत्र को कहा जाता है कुर्दिस्तान। हालांकि कुर्दिस्तान नाम का कोई देश नहीं है, लेकिन इस पूरे रीजन को कुर्दिस्तान कहा जाता है क्योंकि ये कुर्दिश लोग यहाँ पे रहते हैं। लगभग 30 लाख के लगभग की आबादी है इनकी। आगे मैं आपको और मैप में भी दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ईरान रिवॉल्यूशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि दुनिया का पहला इस्लामिक स्टेट बनने की कहानी है, जब ईरान जो है मॉडर्न वर्ल्ड में एक इस्लामिक स्टेट बना, एक थियोक्रेसी बना, जिसमें एक सुप्रीम लीडर होगा जो ईश्वर के बिहाफ पे रूल करेगा। ये चीज हुई और अयतुल्ला रोहल्ला खुमैनी ने इस आंदोलन को लीड किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लाखों लोगों ने इनको सपोर्ट करके यहाँ पे यहाँ के शाह को हटाया और इनको तक उसमें लेके आए, सत्ता में लेके आए। शिया मुस्लिम मेजोरिटी का जब ये कंट्री बना तो इन्होंने गल्फ रीजन के अंदर और भी क्रांति लाने की बात करी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इराक में क्रांति लाएंगे, उसके बाद दूसरे देशों में लाएंगे। ये अरब देशों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, जिसकी वजह से अरब देश जो है ईरान की क्रांति से बिल्कुल खुश नहीं थे। यहां बैठे बड़े बड़े किंग इस चीज से डर गए थे कि जो ईरान में हुआ वो हमारे देशों में भी हो सकता है, हमारे राजाओं को भी, शाहों को भी तख्ता पलट करके उनको फेंक दिया जाएगा और यहाँ पे कोई इस तरीके के व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा सुप्रीम लीडर बना के, जिस तरीके का ईरान में हुआ है। तो इस तरीके की चीजें जो है मिडिल ईस्ट के लिए हेडेक बनी हुई थी, और उसकी वजह से इराक में वॉर शुरू हो गया। तो मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज ने भी इराक का समर्थन किया, ना कि ईरान का। अब बात आती है बाथ पार्टी का। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं कि बाथ पार्टी जो है वो दूसरे जो रिलीजन है, सुन्नी इस्लाम के अलावा बाकी जितनी भी कम्युनिटी होती थी माइनॉरिटी में, और शिया इस्लाम जो कि मेजोरिटी में थे, उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन का बिहेवियर करती थी, जिसकी वजह से शिया मूवमेंट भी इराक के अंदर चले हैं। शिया मूवमेंट जब इराक में चले तो सद्दाम हुसैन को और ज़्यादा डर लगने लग गया कि जैसा ईरान में हुआ वैसा यहाँ तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ें हुई। ईरान का व्यू यही था कि यहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन होना चाहिए और यहाँ से शिया मुस्लिम्स ज़्यादा हैं तो उनकी हिसाब से सरकार चलनी चाहिए। सद्दाम हुसैन के क्या इंटरेस्ट थे, इनको हमें समझना पड़ेगा कि ईरान के ऊपर अटैक करने के कारण क्या क्या हैं। सद्दाम हुसैन क्या चाहते थे? सद्दाम हुसैन ये चाहता था एक तो कि ये अल्जीरियन एग्रीमेंट हुआ है 1975 का, ये गलत है, इसको हटाया जाए। अल्जीरियन एग्रीमेंट को सद्दाम हुसैन नहीं मानना चाहता था। हालांकि सद्दाम हुसैन उस समय उपराष्ट्रपति था और वो बना था, लेकिन फिर भी उसको उनको चेंज करना था। उसके बाद इसका मतलब उसको ये था कि खुजेस्तान जो एक रीजन है जो कि हिस्टोरिकली ओटोमन अंपायर और पर्शियन अंपायर के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, ईरान के कंट्रोल में था ये प्रोविंस, और इस क्षेत्र में ऑयल का भी काफ़ी बहुत सारे रिजर्व्स थे। तो इस क्षेत्र को ये अनेक्स करना चाहता था, और इस क्षेत्र को अनेक्स करने से इसको क्या फ़ायदा होता कि इस क्षेत्र में इसको और डोमिनेंस मिल जाती। ये जो वाला क्षेत्र है यहाँ से और तेल मिल जाता, जिससे ये इस पूरे क्षेत्र का सुपर पावर बन सकता था। इस पूरे क्षेत्र में उस दौर में इजिप्ट एक पावरफुल लीडर हुआ करता था, अरब वर्ल्ड का लीडर माना जाता था। आज के समय आप जानते हैं जैसे कि सऊदी अरब एक लीडर के तौर पे निकल के आया है अरब वर्ल्ड में, लेकिन उस समय इजिप्ट लीडर हुआ करता था। तो वो चाहता था कि ये जो इजिप्ट की हेजिमनी है इसको हटाया जाए और अपन इसके लीडर बनेंगे। अब अरब वर्ल्ड में सद्दाम हुसैन अपने आप को पावरफुल लीडर के तौर पे प्रेजेंट करना चाहता था। पेट्रोलियम रिजर्व्स तो हर कोई चाहता है, ये तो ऑब्वियसली यहाँ के लीडर चाहते थे, वेस्ट के लीडर ही चाहते थे कि वो इराक ईरान के ऊपर अपना कंट्रोल जमा के रखें। ये मैंने आपको ईरानियन रिवॉल्यूशन में भी पढ़ाया है। मैं आपको ये इराक वॉर के अंदर भी पढ़ाऊंगा कि मोटिव क्या था यूएस और यूके का उस युद्ध में पार्टिसिपेट करने का, उस युद्ध में कूदने का, तो इसको हम समझेंगे। तो ये चीज़ थी कि पर्शियन रूल्स हैं। उसके अलावा कुजाकिस्तान वाले जो काफ़ी सारी ऐसी पॉपुलेशन भी थी जो चाहती थी कि पर्शियन रूल से वो आज़ाद होना चाहते थे, क्योंकि वो अरब थे और अरब वर्ल्ड को इकट्ठा करना चाहता था सद्दाम हुसैन। अरब वर्ल्ड, और इसको हम थोड़ा सा मैप में और समझेंगे कि अरब वर्ल्ड कौन सा है। ये सब देश जो हैं वो अरब वर्ल्ड का हिस्सा हैं। सऊदी अरब, इराक, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारे देश जो है अरब वर्ल्ड का हिस्सा हैं। गल्फ स्टेट इनको कहा जाता है। ये जो गल्फ स्टेट जो हैं, इस पूरे मैटर में विवाद जो चल रहा था ईरान और इराक के बीच में, इस पूरे मैटर में सारे गल्फ स्टेट जो हैं
इराक को सपोर्ट कर रहे थे। इवन कुवैत जो है इसकी इराक के साथ लड़ाई चल रही थी, खुद इन दोनों की बनती नहीं थी, फिर भी कुवैत ने इस ईरान इराक वॉर में इराक को सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि ईरान की क्रांति से सब डर गए थे। सबको लगता था ऐसी क्रांति हमारे देश में ना हो जाए, हमारी सत्ता ना चली जाए, हमारी सत्ता चल के अगर पेट्रोल का नेशनलाइज हो जाएगा तो हमारा जो हम सुख भोग रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और अलग अलग मोटिव थे सबके, तो ये इराक को विजयी बनाना चाहते थे। बाद में सिचुएशन बदली भी है, तो ये चीजें हुई हैं। अब रीजन भी हम समझ लेते हैं थोड़े थोड़े। सद्दाम को इस चीज का डर था, पहली बात तो कि ईरान जैसा रिवॉल्यूशन ना हो जाए। इराक की जो पॉपुलेशन थी, सुन्नी पॉपुलेशन, वो माइनॉरिटी में थी और शिया माइनॉरिटी के ऊपर, वो मेजोरिटी के ऊपर जो है उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, वो मेजोरिटी थी। सद्दाम हुसैन जो है खुद नॉन रिलीजियस था, खुद को कहता था कि वो सेक्युलर है, लेकिन वो सेक्युलर था नहीं। वो जिस तरीके से शिया और कुर्दिश लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, वो चीजें हुई। फाइनली युद्ध कैसे शुरू हुआ इसके ऊपर बात करते हैं। एक इवेंट हुआ था कि जो उपराष्ट्रपति थे इराक के, उनके ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश करी और सद्दाम हुसैन ने इसका ब्लेम डाल दिया सीधा ईरान के ऊपर कि ईरान ने ऐसा करवाया है। और उसके बाद इराक ने लॉन्च कर दिया फुल स्केल इन्वेजन इराक के ऊपर 22 सितंबर 1980 के दिन। ईरान को बताए बिना इराक की जो एयरफोर्स है वो सीधा सरप्राइज अटैक कर ली। ईरान की जो एयरफील्ड्स हैं, उनकी जो ऑयल फील्ड्स हैं, उनके ऊपर जाके इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। ईरान की एयरफोर्स जो है वो उसको डिस्ट्रॉय जल्दी कर दिया। ईरान की उस समय ज़्यादा पावरफुल एयरफोर्स नहीं थी। इस युद्ध को जिस तरह से लड़ा गया है उसको देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह युद्ध लड़ा गया है। यहाँ पे ट्रेंचेज खोदी गई, उसमें यहाँ पे बार्ब वायर का भी इस्तेमाल किया गया है, टैंक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे जिहादी मूवमेंट का भी स्टार्ट किया गया है, ह्यूमन वेव का भी इस्तेमाल किया गया है। इस युद्ध की पूरे इवेंट्स को आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से मिलती हुई हैं और कुछ अलग भी हैं। जैसे जिहादी मूवमेंट वगैरह जैसी चीजें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं थी, ह्यूमन वेव वाली चीजें थी उसमें, कुछ कुछ सब जगह नहीं थी। अब जो कि उस समय जर्मनी वगैरह ने करवाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ह्यूमन वेव थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी थी। अब बात क्या आती है, शुरुआत में इराक को काफी सफलता मिली पहले 2 साल तक। 1980 से 1982 के बीच में जब सरप्राइज अटैक हुआ था, एक तो ये रीजन रहा। शुरुआत में इराक जो है वो फुल तैयारी के साथ आया था, ईरान के इतनी तैयारी में नहीं था। ईरान में रिसेंटली एक रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ईरान प्रिपेयर नहीं था किसी वॉर के लिए। जब रिवॉल्यूशन 1978 में ही हुआ था, 78 में तो रिवॉल्यूशन खत्म हुआ है 1978 में। तो रिवॉल्यूशन जब खत्म हुआ तो उसके बाद 2 साल में तो युद्ध ही हो गया इनके बीच में। तो इसके लिए शुरुआत में इराक को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिली, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में 1982 के बाद ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू किया। और शुरुआत में देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, इराक जो है वो आगे बढ़ चुका था और इराक के इस येलो वाले क्षेत्र को इसने जीत लिया था। लेकिन बाद में अगले कुछ महीनों में ही 1982 के जून महीनों में आते आते जो है ईरान ने जब रिटेलिएट किया तो अपने क्षेत्र को तो अनेक्स किया ही, और अगले आने वाले 6 सालों तक ईरान जो है वो ऑफेंसिव बन के रहा। उसने सामने से अटैक करने शुरू कर दिए कि अब हम अपना क्षेत्र तो जीतेंगे ही, अब इराक को हराएंगे भी। ईरानियन फोर्सेस ने ये तय कर लिया था। ईरान की तरफ से यहाँ पे कुछ प्रॉक्सी फोर्सेस भी थी। प्रॉक्सी फोर्सेस कौन सी थी? जो अपने अपने देशों में नाखुश थी। देखिए बेसिकली जिस तरह से इराक के अंदर जो कुर्दिश फोर्सेस थी, कुर्दिश लोग जो थे, कुर्दिश मुजाहिदीन जो थे, कुर्दिश लोग जिनकी जो बाथ पार्टी से नाखुश थे, सद्दाम हुसैन की रिजीम से नाखुश थे, उन्होंने ईरान को सपोर्ट किया इस युद्ध में। दूसरी तरफ वो लोग जो कि ईरान के अंदर रहते थे, जो कि पर्शियन रूल के अंदर नहीं रहना चाहते थे, अरब लोग थे, वो ऐसे लोग थे, इराकी कुर्दिश लोग जो थे वो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे। इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो दोनों तरफ इराक को सपोर्ट कर रहे थे, सॉरी, इस तरीके की चीजें हो रही थी। दोनों तरफ से प्रॉक्सी फोर्सेस आ रखी थी। और इवन आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर एरा में क्या हो रहा था, यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के हमेशा खिलाफ रहते थे। लेकिन इस युद्ध में यूएसए ने भी समर्थन दिया इराक को और यूएसएसआर ने भी समर्थन दिया इराक को। ये चीजें हुई है। देखिए उसके क्यों दिया है वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो बैटल ऑफ खोरासन, एक खोरसमशर भी एक फेमस बैटल हुआ है इनका। 7000 से लोग इसमें मारे गए। 22 सितंबर को ये युद्ध हुआ। और खोरासमशर का मतलब ही होता है सिटी ऑफ ब्लड। ये ईरानियन जो पर्शियन भाषा है उसका इसमें ये मतलब होता है इसका। इसमें 24 अक्टूबर को ये जो युद्ध है इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जैसे मैंने कहा 7000 लोग ईच साइड से यहाँ पे मारे गए हैं। 10 नवंबर को ये युद्ध समाप्त हुआ है, बैटल समाप्त हुआ है। तो ये बड़ा बैटल था और इस बैटल में काफ़ी लोग मारे गए, बहुत सारा इनको नुकसान हुआ। फिर एक और बैटल हुआ, बैटल ऑफ
डेज फुल। देखिए पहला वाला बैटल जो है ये इराक ने किया था, सबसे पहले इराक ने किया था। दूसरा वाला बैटल जो है डेज फुल ये किया था 5 जनवरी 1981 को, ये ईरान ने किया था और ईरान को इसमें ऑपरेशन नसर में विक्ट्री भी मिली थी और उसके बाद रिटेलिएट करना शुरू किया था। तो धीरे धीरे ईरान इसके बाद आगे बढ़ा। इस युद्ध में माना जाता है इस बैटल में 150 ईरानियन जो टैंक्स है वो डिस्ट्रॉय किए गए, 40 इराकी टैंक्स भी इसमें डिस्ट्रॉय हो गए, 140 ईरानियंस की इसमें डेथ हो गई। अब आने वाले समय में क्या हुआ, ईरान के पास इतने हैवी वेपन्स नहीं थे, ईरान को कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, इस पूरे युद्ध में ईरान अकेला पड़ा हुआ था। तो इस चक्कर में ईरान ने क्या किया, ह्यूमन वेव अटैक करना शुरू किया। ह्यूमन वेव अटैक क्या होता है, बेसिकली इन्होंने कहा कि आप अपनी बंदूकों को लेके, नुकीली नोक वाली जो बंदूकें जिसमें पहले तो आप गोली मारो और फिर एकदम पास में पहुंच जाओ तो ये एक छुर्रे की तरह इसको अंदर चला दो, घोप दो, उससे आदमी मर जाएगा, तलवार की तरह, भाले की तरह काम करेगी बाद में। तो इन्होंने कहा कि देखिए हम सामना नहीं कर पा रहे सीधा, तो आप क्या करो, हजारों की संख्या में ह्यूमन वेव को इधर दौड़ाओ, वो जाएंगे, इसमें से कुछ लोग मारे जाएंगे, इनके ऊपर गोलियां बरसाएंगे, लेकिन जितने लोग आगे पहुंच जाएंगे वो लोग उनको जाके मार देंगे। तो ये ह्यूमन वेव है जिसमें एक तरीके से सुसाइडल मिशन है ये, इसमें जाके आपको बेसिकली ये है कि या तो मरेंगे या फिर मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये इस तरीके के ह्यूमन वेव अटैक हुए जिससे काफी ईरान को सक्सेस भी मिली है और इन ह्यूमन वेव की वजह से ईरान ने इराक की क्षेत्र को इन्वेड करना शुरू कर दिया। तो इराक अब डिफेंसिव हो गया था और ईरान अब अग्रेसिव हो चुका था, ऑफेंसिव हो चुका था। शुरुआत में कौन सा अग्रेसिव, इराक था, शुरुआत में उसने ही अटैक करना शुरू किया था, लेकिन अब ईरान को एडवांटेज मिला और इराक बैकफुट पे आ गया। और इसके बाद ईरान ने लगभग 70 ऑफेंसिव्स इनके खिलाफ लॉन्च किए, छोटे छोटे बहुत सारे बैटल्स हुए। एक बार ईरान को आगे स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज मिल रहा है, कभी इराक को मिल रहा है, कभी ईरान को, ये चीजें चलती रही हैं 1988-87 तक। ऐसी चीजें भी हुई हैं कि ईरान की जो ऑयल शिप्स है उनके ऊपर इराकी फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने इनके ऊपर अटैक किए हैं। इसके रिटेलिएशन के लिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज, जो इतना बड़ी ये जो इनकी स्ट्रेट है, यहाँ से जो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ती है, ये ईरान के कंट्रोल में रहती है मेनली, इसको इन्होंने ब्लॉकेड कर दिया, ईरान का ऑयल सप्लाई को बंद कर दिया। तो इस तरीके की चीजें भी इस युद्ध में हुई हैं, बहुत सारे यहाँ पे मूव लिए गए। लेकिन जब चीजें 1987-88 तक पहुंची तो पूरी दुनिया इस चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। यूएन, यूएस, यूके जो पहले इराक को सपोर्ट कर रहे थे, यूएन तो नहीं, मतलब ये जो देश इंडिविजुअली सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने भी अब कहा कि अब बहुत हो गया युद्ध, अब इसको खत्म करो। इसकी वजह से क्या है कि दूसरे देशों के व्यापार भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो ईरान जो है वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहा था। अब ईरान मूड में नहीं था कि वो किसी भी तरीके का समझौता साइन करे जल्दी से, क्योंकि उसको एडवांटेज मिला हुआ था। इराक तैयार था कि हमें जल्दी से यहाँ पे कोई समझौता साइन करना है। जब भी इराक को यहाँ पे फायदा मिल रहा था, एडवांटेज मिल रहा था, तो इराक नहीं तैयार था। जब ईरान को मिल रहा है, ईरान तैयार नहीं है। तो यहाँ पे जब इराक ने अपने क्षेत्रों को फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया, बासरा को, और 5 डिफेंसिव रिंग बनानी शुरू कर दी ताकि ईरान और आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाए। नॉर्थ और साउथ दोनों क्षेत्रों में इराक के ऊपर ईरान ने अटैक करने शुरू कर दिए थे। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब बन चुका था स्टेलमेंट, ना तो इराक आगे बढ़ पा रहा है ना ईरान आगे बढ़ पा रहा है, किसी को एडवांटेज नहीं मिल रहा। 1988 का समय आ चुका है, अब दुनिया कह रही है, यूएन कह रहा है कि सीज फायर कर लो। सीज फायर करने का एक बड़ा कारण यह भी था कि सद्दाम हुसैन ने अब खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने केमिकल वेपन्स और बायोजैविक जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वार्निंग दे दी थी खोमेनी को कि उनके पास वेपन्स हैं, उनका वो इस्तेमाल करेंगे और आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो मारी जाएगी। इस चीज़ का डर तो था ही, ईरान, खोमेनी को भी इसका डर था, ईरान को पूरा डर था, और विश्व यूएन भी उस समय देख रहा था कि जैविक हथियारों का प्रयोग, केमिकल वेपन्स का प्रयोग बहुत ही गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हुई। तो इसमें लगभग इस तरीके के एयरक्राफ्ट ने जब ईरानियन टाउन्स के ऊपर बहुत सारे वेपन्स डालने शुरू कर दिए, पॉइजन गैस डालनी शुरू कर दी, तो 2-3 हज़ार लोग इसमें मारे जा रहे थे। तो उसके बाद ईरान को भी लगा कि देखिए अब हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, पीछे हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स गिर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो दोनों देशों ने फाइनली सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया। 20 जुलाई 1988 को ईरान ने भी रेजोल्यूशन 598 को रेजोल्यूशन को इसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि अब हम सीज फायर को एक्सेप्ट करते हैं। खोमेनी इस चीज़ से शुरुआत में इतने खुश नहीं थे, डिस्प्लेजर थे उनका, कि देखिए वो चाहते थे कि इराक के अंदर सत्ता बदल जाए, सद्दाम हुसैन को हटा दिया जाए, इराक के अंदर क्रांति आए। वो सब चीज़ें नहीं हो पाई, कोई कंक्लूजन नहीं हो पाया। ईरान को भी इतने लंबे समय से युद्ध लड़ने की वजह से बहुत सारे नुकसान झेलना पड़ रहा था। बहुत सारे जो विदेशी ताकतें हैं वो इराक को सपोर्ट कर रही हैं। इवन ईरान के ऊपर तो उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं, क्योंकि ईरान की क्रांति
शांति की बात से यूएस और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ईरान से नाराज थे। अब उनको अपने बॉर्डर एग्रीमेंट 1975 के अल्जीरियन एग्रीमेंट पे फिर से आना पड़ा और ये फाइनली युद्ध समाप्त हो गया। वार डैमेज कितना हुआ इस युद्ध में? लगभग 5 से 10 लाख यहाँ पे लोग मारे गए, सोल्जर्स, और 5 लाख के आसपास सोल्जर मारे गए, और लगभग इतने ही लोगों मेंबर जो है सिविलियंस भी मारे गए हैं। ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई, लेकिन लाइफ और इकोनॉमिक डैमेज तो इतना बड़ा हुआ ही है कि बॉर्डर चाहे बदले हो ना हो, लेकिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन्होंने अपनी एक कीमत चुकाई है। उसके बाद इस वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसमें बार्ब वायर का इस्तेमाल किया गया, मशीन गन का इस्तेमाल किया गया, ट्रेंचेज का इस्तेमाल किया गया, ह्यूमन वेव का इस्तेमाल किया गया, इस तरीके की चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। उसके एक्सटेंसिव में केमिकल वेपन्स तक का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो इराकी गवर्नमेंट ने किया था ईरानियन ट्रूप्स के खिलाफ। लेकिन शुरुआत में तो यूनाइटेड नेशन ने जब कहा इसके ऊपर कि किसने किया है भाई केमिकल वेपन का इस्तेमाल, केमिकल वेपन का इस्तेमाल बोलो हुआ है, इसमें किसने किया है, एक्चुअल में ऐसे सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ इराक ने किया है, ईरान ने भी किया है, इन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में किसकी चलती है, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, इन फ्रांस, इन देशों की चलती है। उस समय इराक को तो सपोर्ट कर रहे थे, ईरान को क्रिटिसाइज करना चाहते थे। शुरुआत में इस चीज़ को नहीं माना, और ये भी नहीं माना कि शुरुआत में तो कि इराक जो है वो ऑफेंसिव था, वो अग्रेसर था। ये बात मानी है 1991 में, जब 1991 में जो गल्फ वॉर शुरू हो गया था, जब यूएस को इराक के ऊपर अटैक करना पड़ा कुवैत को बचाने के लिए और अपने हितों के लिए, तो तब इन्होंने कहा है कि भाई इराक दोषी है, इराक को सजा दो, इराक को पनिशमेंट मिलना चाहिए। तब यूनाइटेड नेशन ने इसको माना है, केमिकल वेपन का इस्तेमाल और ये सब चीज़ें बात मानी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लड़ाई में यूएस और सोवियत यूनियन एक दूसरे के साथ आए इराक की मदद करने के लिए, जो कि बिल्कुल लोगों को पचने वाली बात नहीं थी, एकदम डिफरेंट चीज़ थी। कोल्ड वॉर में ये देश हमेशा एक दूसरे के खिलाफ होते थे। अगर यूएस कहेगा कि 2+2 4 है, तो यहाँ पे यूएसएसआर कहेगा नहीं 5 है। इस तरीके का इन दोनों की बनती नहीं थी, इतनी खराब इनके टर्म्स थे कोल्ड वॉर के एरा में, क्योंकि दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत थे। कोल्ड वॉर पे मैंने वीडियो बनाया था तो आपको समझाया भी था। तो ये सब चीज़ें हुई, इन दोनों देशों ने इनके ऊपर, यूएस क्यों समर्थन कर रहा था यहाँ पे इराक का? क्योंकि ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो एंटी यूएस थी। यूएस के खिलाफ ही तो बड़ा मोर्चा था, शाह को हटाया था। शाह किसका पपेट था? यूएस का पपेट था। ईरान के अंदर एक होस्टेज सिचुएशन भी थी, जब यूएस की एम्बेसी को 444 दिन तक यूएस की एम्बेसी के लोगों को उन्होंने बंधक बना के रखा था। तो यूएस तो ईरान के एकदम खिलाफ था, तो वो इराक को सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन इसलिए इराक का समर्थन कर रहा था क्योंकि ईरान की क्रांति से वो भी नाखुश था। कम्युनिस्ट पार्टी को ईरान के अंदर बैन कर दिया गया था, तो दोनों ही देश ईरान का विरोध करने के लिए इराक को समर्थन कर रहे थे। लेकिन बाद में ये इराक का समर्थन जो है इनको भारी पड़ा। इराक जो है आने वाले समय में कुवैत के ऊपर अटैक कर देता है। कुवैत के अटैक करने के बाद इन यूएस और जो फॉरेन नाटो वाली फोर्सेस है इनको आना पड़ता है, और ये पहला गल्फ वॉर होता है। ये चीज़ें हैं। अब कुर्दिश एरिया की मैं बात कर रहा था, ये वाला है कुर्दिश एरिया। कुर्दिश एरिया जो है, कुर्दिश जेनोसाइड हुआ है एक तो 1988 के दौर में। देखिए इसी जो सद्दाम हुसैन ने इस इराक की कुर्दिस्तान वाले क्षेत्र में एक जेनोसाइड करवाया। उसके बाद 1991 में कुर्दिश लोगों को थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी गई। और कुर्दिश लोगों के लिए कोई एक क्षेत्र नहीं है, अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। ईरान में भी हैं, इराक में भी हैं, उसके अलावा ये अल्मेनिया और ये टर्की में भी हैं। तो ये पूरे लगभग 30 लाख के बस आसपास की आबादी है। इसमें 1 लाख 1.5 लाख के आसपास लोगों को इस जेनोसाइड में मारा गया था जब सद्दाम हुसैन ने करवाया था। अब मॉडर्न डे के टाइम पे इनकी रिलेशनशिप कैसी है ईरान और इराक की? अब ठीक है, ठीक ठाक है। सद्दाम हुसैन के फॉल के बाद दोनों देशों के जो भी कॉमन इंटरेस्ट है उनके ऊपर ये एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। दोनों का एक कॉमन दुश्मन भी इस्लामिक स्टेट है, ISIS, जो इन दोनों देशों के लिए खतरा है। शिया मुस्लिम्स के लिए तो बड़ा खतरा है। सुन्नी मुस्लिम्स का जो एक्सट्रीमिस्ट का जो ग्रुप है जो ISIS, वो इन दोनों देशों के लिए खतरा है। आज के समय सुप्रीम लीडर ईरान के हैं अली खामेनी, और बराश सलील जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इराक है। अब शिया मुस्लिम्स की ही वहाँ पे हुकूमत चलती है इराक में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों देश शिया मुस्लिम्स हैं। दोनों देश एक दूसरे को कभी कभी मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। जब ISIS का मैटर चल रहा था उस समय इराक को ईरान ने मिलिट्री वो किया है, असिस्टेंस प्रोवाइड की है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है दोनों देशों का एक दूसरे के साथ, इस तरीके की चीज़ें हैं। अब इराक जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट भी है बहुत ईरान के ऊपर, क्योंकि इनके डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी नीड के लिए, और साथ ही आप जानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज और जो समुद्र का एक्सेस है उसके लिए भी इनके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो इराक ईरान के अभी रिलेशन ठीक हैं, लेकिन हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा इनके बीच में हॉस्टाइलिटी रही है, स्पेशली सद्दाम हुसैन के दौर में।
तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।